मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा देखिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलो अब आज के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा मुद्दा है टॉपिक नंबर 10। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू है उसका टॉपिक नंबर 10 जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 9 कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और उसमें सबसे मेन डिस्कशन हमने किया था रिगार्डिंग असर्शंस। तो ये असर्शन वाला पोर्शन आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एकदम डिटेल में असर्शंस के बारे में जानकारी हासिल की है। अब अभी हमारा मेन फोकस पूरा रहेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वाले टॉपिक के ऊपर। अब ये टॉपिक जो है ये आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अप्रैल 2023 का जो एडिशन है, जो आपको सितंबर में भी एप्लीकेबल था और जनवरी वाली जो एग्जाम्स है उसमें भी एप्लीकेबल रहने वाला है। तो पेज नंबर 3.13 से लेकर 3.15 तक ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वाला आपका टॉपिक है। तो ये कहता क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, हमारे प्यारे इंडेक्स में चलेंगे और वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमें क्या बातें सिखाता है वो हम देख लेंगे एक बार। तो मेन टॉपिक हमारा क्या शुरू है, ऑडिट रिस्क। उसमें हमने ऑडिट रिस्क, उसके बाद में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क, assessment of risks, a matter of professional judgment, and overview of audit risk, combined assessment of the risk of material misstatement, and identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। ये 9 टॉपिक्स हमने एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब मेन फोकस हमारा आज के वीडियो के लिए रहने वाला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के ऊपर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इससे हमें ये पता चलेगा डेफिनेशन पढ़ने से कि बेसिकली जो हमारा जो ऑडिट का काम है उसमें जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसे कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी ऑडिट में हम कौन से तरीके की रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डेफिनेशन में हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब डेफिनेशन के माध्यम से हमने मीनिंग तो समझ लिया, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। हम ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है उसको परफॉर्म क्यों करते हैं, उसको इंप्लीमेंट क्यों करते हैं, तो ये हमें पॉइंट नंबर 2 से पता चलेगा। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब एक चीज हमें अभी तक पता चल गई है, जितना भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 के जो अभी तक के टॉपिक्स पढ़े हैं और जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होती है। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यानी कुछ ना कुछ कमियां उसमें होती है। परफेक्ट सिस्टम नाम की कोई चीज अभी तक कोई बना नहीं पाया। तो सिमिलरली ये जो जनरलाइज प्रिंसिपल्स है रियल लाइफ का, वो हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में भी अप्लाई होता है। तो जैसे ही हमने मीनिंग समझ लिया और पर्पस समझ लिया, तो हमें जो हमारी रिस्क असेसमेंट की प्रोसीजर्स है उसकी जो कमियां हैं वो भी समझना जरूरी है, ताकि हम अलर्ट रहे वाइल परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और जहां पे भी हमें लगता है कि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की कमियों की वजह से हमारे काम में इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई लिमिटेशंस वाला पॉइंट समझना हमें जरूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमें सीखना है टाइप्स ऑफ रिस्क्स टू बी असेस्ड। यानी जो ऑडिट हम कर रहे हैं, हम ऑडिट किस बात का करते हैं, हम ऑडिट करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? तो मित्रों, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, 12 महीनों का अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा नेक्स्ट ईयर के 12 महीनों में एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब यहाँ पे जो है एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन इन 12 महीनों में अपना बिजनेस कंडक्ट करती है। बिजनेस कंडक्ट करती है मींस व्हाट? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में खुद को इंडल्ज करती है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती है, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। इन 4 कैटेगरीज में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इंपैक्ट इन 4 कैटेगरीज में आते हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। फिर ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी क्या करती है, उसको अकाउंटिंग की प्रोसेस की मदद से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट करके पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्रिएट करती है, और ऐसा वो पूरा साल भर करते हैं। जब 31 मार्च यानी ईयर एंड होता है तो वो क्या करते हैं, 12 महीनों का एक स्पेसिफिक पीरियड है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुल मिलाकर 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं वो, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चीजें आपकी हमेशा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक कंप्लीट सेट में होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इन 12 महीनों के पीरियड के लिए एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। फिर वो क्या करती है कि 31 मार्च के बाद या थोड़ा सा पहले से एक ऑडिटर को अपॉइंट करने की प्रोसीजर को आरंभ कर देती है, यानी शुरुआत कर देती है। ऑडिटर कौन होता है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसके स्टेक होल्डर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, ऐसे लोगों के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है हम जैसे ऑडिटर्स। हम जैसे ऑडिटर्स होते हैं एक अनबायस्ड प्रोफेशनल, जिसका ना तो एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है और ना ही यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो हम एक अंपायर की तरह होते हैं जो मैनेजमेंट और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, और मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डेटा बनाया है, हम क्या करते हैं, उसका फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ऑडिटर की एंट्री कहाँ पे होती है, 31 मार्च के बाद, यानी 31 मार्च के बाद जो करंट पीरियड है वो डेटा हमें नहीं दे रही है मैनेजमेंट, और हमें उस डेटा का ऑडिट भी नहीं करना है। हम एक फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद दूसरे करंट फाइनेंशियल ईयर में आते हैं और यहाँ का डेटा ऑडिट के लिए हम मांगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर का जो डेटा है अब वो हमारे लिए हो गई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम पॉइंट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क टू बी असेस्ड, तो वो रिस्क हमेशा रिलेट करेगी इस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें आपको 4 पॉइंट में क्लैरिटी के साथ पढ़नी है। 5वां पॉइंट क्या कहता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब हम हमेशा प्रोसीजर वाला जो एस्पेक्ट है, तो ये जो रिस्क असेसमेंट की जो प्रोसीजर्स है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो उसमें सबसे पहले होता है इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। यानी सबसे पहली टेक्निक होती है आपकी इंक्वायरी करना। यानी क्या, वर्बली किसी से आप बात करोगे, किसी को सवाल पूछोगे, फिर उसको बोलोगे यार क्या इन्फॉर्मेशन है बताओ। अगर उसने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई तो आप क्या कहोगे, यार देख मैं एक ऑडिटर हूँ और मुझे ये पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अब मुझे एक काम करना, तूने ये जो इन्फॉर्मेशन बताई है या आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसको रिटर्न फॉर्मेट में आप बताइए। तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न इंक्वायरी भेजोगे और उसके बदले में वो रिटर्न कम्युनिकेशन आपको जवाब देगा। तो इन जनरल इंक्वायरी सबसे पहली टेक्निक होती है, जो बेसिक चीज होती है। तो आप इंक्वायरी किन लोगों की कर सकते हो, तो आप मैनेजमेंट की कर सकते हो, और एंटिटी में जो अदर स्टाफ होता है उनकी भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, जो फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगी। अदरवाइज हमें बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जितना हमारा ऑडिट का स्कोप है, हमारा ऑडिट का स्कोप है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट हुई है या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमारा ऑडिट का स्कोप रहता है। तो हमारी जो इंक्वायरीज का स्कोप भी है वो भी सीमित रहेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। फिर दूसरा टेक्निक क्या होता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए, तो वो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यानी यहाँ पे हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मीन्स व्हाट, हम एक अमाउंट का दूसरे अमाउंट से अगर कोई कोरिलेशन है तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल डेटा में अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न है तो उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल डेटा में अगर कोई इरेगुलरिटी है तो बाय कंपैरिजन, बाय स्टडिंग, बाय एनालिसिस हम उस इरेगुलरिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स मीन्स व्हाट, कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स है, कुछ ऐसी मेथड्स है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, जो अमाउंट्स होती है, उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है, अब वो रेवेन्यू का
टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट में करने के बाद क्या हमारा रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। बड़ा है रेवेन्यू तो ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो क्यू कांस्टेंट है, और अगर कम हुआ है तो क्यू कम हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का दूसरे पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके के पैटर्न्स हमें दिखते हैं, और उससे हमें नेचर ऑफ एंटिटी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का नेचर हमें पता चलता है। तो कुछ ऐसी एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती है। तो दूसरी मेथड हो गई आपकी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब रिस्क असेसमेंट करने के लिए तीसरी मेथड हमारे पास होती है मित्रों, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। यानी आप क्या करोगे, जो भी काम एंटिटी में हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, यानी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड आप कुछ कंट्रोल्स एंड चेक्स करंट पीरियड में चेक करोगे। फिर उसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ, कि एक इंटरनल कंट्रोल को, फॉर एग्जांपल हमने कुछ टेस्टिंग किया किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि यार ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है आज के समय में जितना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रही है, क्या ये पर्टिकुलर जिस पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उन 12 महीनों में भी क्या ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसी तरीके से काम कर रही थी क्या। तो हम ऑब्जर्व करेंगे और हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर ऑडिट एविडेंस गैदर करेंगे और फिर उस पर कुछ डिसीजंस लेंगे। उसके बाद क्या होता है, इंस्पेक्शन। यानी पहले तो ऑब्जर्व करो काम किस तरीके से होता है एंड देन उसको डिटेल में इंस्पेक्ट करो। तो ये जो रिस्क असेसमेंट की प्रोसीजर्स होती है उसमें हमारा सीए इंटरमीडिएट में मेजरली 3 प्रोसीजर्स के ऊपर ध्यान रहेगा। पहला रहेगा इंक्वायरी, दूसरा रहेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और तीसरा रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो मित्रों कुल मिलाकर ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी 5 चीजें हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में अभी पढ़नी है। तो अब हम जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सीरियल नंबर 10 के ऊपर, जो है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है ताकि हमारे दिमाग में जो है ना उसके लिए जगह तैयार हो जाए। तो ओवरव्यू को पढ़ने के बाद, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू आने के बाद हमें उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने की थोड़ी सी इच्छा भी होती है और हमारे दिमाग में एक छोटा सा बैकग्राउंड रेडी रहता है, जिस बैकग्राउंड के ऊपर या जिस फाउंडेशन के ऊपर हम लोग अपना मेन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होती है? द ऑडिट प्रोसीजर्स performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level, are defined as risk assessment procedures। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पूरे के पूरे डेफिनेशन को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिखा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिखी? The audit procedures performed to obtain an understanding of entity and its environment, including entity's internal control। यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का नेचर कैसा है? वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एक प्रकार की ऑडिट में परफॉर्म करने वाली प्रोसीजर्स होती है। वो प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करते हैं? वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट। यानी हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं और उस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद हमें वैल्यू एडिशन क्या मिलता है एज एन ऑडिटर। एज एन ऑडिटर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी मिलती है और उसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कौन से सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इन जनरल उस इंडस्ट्री में होते हैं, कौन से प्रकार के एक्सपेंसेस इन जनरल उस इंडस्ट्री में होते हैं, उस इंडस्ट्री में हायरिंग किस तरीके की है, सैलरी किस तरीके से दी जाती है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, उसके बाद में कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें आपकी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। तो जब भी हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं तो हमें हमारा जो एंटिटी है उसके बारे में बेसिक जानकारी और उसका जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती है।
और ये जो एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट है उसमें हम इंटरनल कंट्रोल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। यानी जब भी हम डिटेल में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे तो हमें उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल और उसका ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीन चीजें मुख्य तौर से समझ में आ जाती है। अब वैल्यू एडिशन क्या होगा ये तो हमें पता चल गया। अब ये वैल्यू एडिशन होने के बाद हमें और उसमें से क्या गेन होगा, वैल्यू एडिशन होने के बाद यानी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद हमें और उसमें से क्या इनपुट मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हम एनेबल हो जाएंगे टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यहां पे ब्रेक है, फिर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल आर डिफाइंड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद हमें एंटिटी, उसकी एनवायरनमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी मिलती है। ये तीन मुद्दों के बारे में जानकारी मिलने के बाद हमें एक प्रकार की मदद होती है। क्या मदद होती है, टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या असर्शन लेवल्स पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, ये जानने में हमें मदद होती है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है दो कारणों की वजह से हो सकती है, पहला ड्यू टू फ्रॉड और दूसरा ड्यू टू एरर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑडिटर इन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके खुद का अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए परफॉर्म करता है। अब ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है ये एकदम इनिशियल प्रोसीजर्स होती है, यानी ऑडिट को शुरू करने के फेज में जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं वो बिगिनिंग वाली प्रोसीजर्स ये सारी होती है। तो डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गई, एक बार उसको फिर से पढ़ो। द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो ताकि आपको एंटिटी, उसके इंटरनल कंट्रोल्स एंड ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दूसरे पॉइंट में आप क्या देखोगे कि जो एंटिटी है उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो असर्शन लेवल्स होते हैं, उस असर्शन लेवल में आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस या रिस्क लगती है या नहीं लगती है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिर आप बोलोगे कि दो वजह से हो सकता है, आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो रिस्क असेसमेंट आप करोगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जानने के लिए, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो मेजर रीजंस होते हैं, फ्रॉड और एरर। तो फ्रॉड और एरर को ढूंढने के लिए आप परफॉर्म करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सो दिस इज द बेसिक, यानी पूरा बेसिक मीनिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, इसी के ऊपर हमारा पॉइंट नंबर 2 बिल्डअप होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का पर्पस क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर अ बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। तो बेसिकली इस डेफिनेशन को ही हमने ब्रेक डाउन किया, जो हमने यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखी है उसमें का ही ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। पर्पस क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप रिस्क का असेसमेंट करोगे कि ये मटेरियल है, ये हाई रिस्क एरिया है, मीडियम रिस्क एरिया है या लो रिस्क एरिया है। मटेरियलिटी लेवल आप एक सेट कर दोगे कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नॉन इमटेरियल यानी नॉन मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो मिसस्टेटमेंट को, फिर उस मिसस्टेटमेंट का आप असेसमेंट करोगे कि ये मटेरियल है या नॉन मटेरियल है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं यानी P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन होता है, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन होता है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंसर्स यानी जो पैसा देते हैं आप लोगों को वो लोग, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, कस्टमर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये 6 प्रकार के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं और 3 प्रकार के इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब आप ये देखोगे मटेरियल, आपने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो मटेरियल है या नहीं है ये डिसाइड कैसे होगा, कि आप देखोगे कि इस मिसस्टेटमेंट की वजह से या इस गलती की वजह से
जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मिसस्टेटमेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है। अगर मिसस्टेटमेंट इंफॉर्मेशन यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, सो दैट मीन्स दिस इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको दो फेजेस में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले रिस्क असेसमेंट को रिस्क को आइडेंटिफाई करो एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। उसके बाद आपने प्रोफेशनल जजमेंट, आपके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को यूज करके उस रिस्क का असेसमेंट करो कि ये मटेरियल है या नॉन मटेरियल है। अगर मटेरियल आप उसको यानी सिग्निफिकेंट रिस्क आप मानते हो तो फिर आपको उसको डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है पर्पस में? द ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। अब ये जो असर्शन लेवल है ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा कि असर्शंस का मीनिंग क्या होता है। असर्शंस 3 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंसेस में, आपका अकाउंट बैलेंसेस में क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में आएगा। दूसरा आपका अकाउंट बैलेंसेस में आता है एंड तीसरा डिस्क्लोजर से रिलेटेड असर्शंस होते हैं। और असर्शंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑडिटर को दिए जाते हैं टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें होती है? असेट, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। इन 4 चीजों के बारे में बहुत सारे अमाउंट्स और उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को दिए जाते हैं। तो ऑडिटर की भाषा में ऑडिटर क्या कहता है कि मैनेजमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वही मैनेजमेंट के असर्शन है। दैट मीन्स जब मैनेजमेंट एक फाइनेंशियल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को ऑडिट करने देती है तो मैनेजमेंट ये असर्ट करती है, ये क्लेम करती है कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस का ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती है। तो ऑडिटर क्या करता है? जो मैनेजमेंट का क्लेम है, जो मैनेजमेंट के असर्शंस है, असर्शंस 3 लेवल पे फिर ऑडिटर उसको ब्रेक डाउन करता है। एक क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा अकाउंट बैलेंसेस और तीसरा डिस्क्लोजर्स। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है अलग अलग प्रकार के कि वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हुए हैं या नहीं हुए। फिर अकाउंट बैलेंसेस यानी बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स दिए हैं उसको वेरीफाई करता है ऑडिटर कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। एंड डिस्क्लोजर्स। तो ऐसे 3 सेगमेंट्स में असर्शंस को डिवाइड किया जाता है। अब असर्शन किसी स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकते हैं या ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी हो सकते हैं। इसीलिए ऑडिट की भाषा में हमेशा आपको ये लैंग्वेज मिलेगी कि एक ऑडिटर जो है उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए हमेशा टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ ओवरऑल यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए या असर्शन लेवल्स के लिए आपको रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है ये एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। उसमें से हमने उस डेफिनेशन से ही हमने स्पेसिफिकली हमको खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पर्पस वाला सेगमेंट अलग करके पढ़ा है। अदरवाइज इस डेफिनेशन में आपको सारी चीजें मिल जाती है। अब ये जो पर्पस है ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। तो ऑडिटर जब भी ऑडिट का प्लानिंग करता है वो प्लानिंग के फेज के एकदम शुरुआत में उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। और ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है यही उसका आगे चल के एक बेसिस, एक फाउंडेशन बनती है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ही ऑडिटर जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है एंड उसे उसका असेसमेंट करता है कि वेदर ये रिस्क मटेरियल है या नॉन मटेरियल है। तो ये होता है आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का पर्पस। पॉइंट नंबर 3 देखो, limitations of risk assessment procedures. Risk assessment procedures by themselves, however, do not provide sufficient appropriate audit evidence on which to base the audit opinion. अब यहाँ पे आपको एक कॉशन दिया गया है। ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है ये प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ ऑडिट है। इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी
वो रिलायबल होगी, ठीक है। मैं हम लोग यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही अनरिलायबल होगी, लेकिन ये आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से प्राप्त होगी वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। यानी कोई कोई ऑडिटर या कोई प्रोफेशनल क्या करेगा कि हाँ, स्टैंडर्ड और ऑडिटेड में बताया गया ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म कर दिए, जो इंफॉर्मेशन उसको मिल गई वही उसने ऑडिट एविडेंस को मान लिया। तो ऐसा नहीं करना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बाय देमसेल्व्स हाउएवर do not provide sufficient appropriate evidence on which to base the audit opinion। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद आपको जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा, आपको उसकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस भी चेक करना पड़ेगा। ये अज्यूम करके नहीं चलना पड़ेगा कि ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको उस इंफॉर्मेशन को फिर से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, और 2-3 जगह से अगर आपको पॉसिबल है तो ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा, और फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से मिला ऑडिट एविडेंस और बाकी जगह से मिला ऑडिट एविडेंस आप मैच करके देखोगे, और अगर आपके सारे ऑडिट एविडेंस एक ही इंफॉर्मेशन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, तब जाके आप मान सकते हो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन यानी ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं है। तो मित्रों, ये एक लिमिटेशन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया गया है, और इसीलिए मैंने भी केवल आपको ये एक ही लाइन यहाँ पे दी है। तो यहाँ पर बस एक आप कॉशन मान के चलना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो कोई ऑडिटर अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बेसिस के ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन बना रहा है तो उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ रिस्क टू बी असेस्ड। द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। अब ये तो हमें बेसिक चीज पता है कि हमारा जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला, ड्यू टू एरर या ड्यू टू फ्रॉड। एरर मतलब अनइंटेंशनल गलती और फ्रॉड मतलब होती है इंटेंशनल गलती। तो उस हिसाब से जो भी चीज आपको ऑब्जर्व होगी, जो भी चीज आपको ड्यूरिंग द ऑडिट मिलेगी, तो उस हिसाब से आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को ट्यून इन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब यहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो मीनिंग पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर उस कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन से हमने डिराइव कर लिया अलग से कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का पर्पस क्या होता है। फिर पर्पस जानने के बाद हमें एक हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने एक कॉशन भी दे दिया कि भाई साहब, एज एन ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कंप्लीटली अपना ऑडिट ओपिनियन नहीं बना सकते, क्योंकि वो आपको ये गारंटी नहीं है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको हर बार सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको और भी उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको पता चला कि जो हमारा रिस्क होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, वो 2 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला है एरर और दूसरा है फ्रॉड। अब इतनी सारी बातें, पूरा बेसिक बैकग्राउंड जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का डेफिनेशन, उसका पर्पस, उसका लिमिटेशन, और हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क कौन से 2 प्रकार की होती है, अब इतना सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब उस डेटा को हम प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी 3 टेक्निक्स है वो? द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा हम कर सकते हैं by performing inquiries of management and others within the entity who in the auditor's judgment may have information that is likely to assist in identifying risk of material misstatement due to fraud or error। तो यहाँ पर ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर बेसिस करेगा कि वो इंक्वायरी किन लोगों की कंडक्ट करता है। तो ऑडिटर साहब को मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, इन 2 सेगमेंट्स में लोगों को यानी ह्यूमंस को डिवाइड करना है और उनकी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। अब ये इंक्वायरी कंडक्ट क्यों करनी है? तो ऑडिटर को जजमेंट लगाना पड़ेगा कि आइदर मैनेजमेंट और या दोनों
अदर्स विद इन द एंटिटी, ऐसे लोगों की इंक्वायरी करो कि जो आपको फर्दर असिस्ट, वो इंक्वायरी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन आपको फर्दर असिस्ट कर पाए टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फालतू की बात नहीं करनी ऑडिटर साहब को, अपने काम के बारे में बात करनी है। इन मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी की इंक्वायरी करो ताकि आपको असिस्टेंस मिल सके इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। उसके बाद में टेक्निक नंबर 2 हम यूज कर सकते हैं जो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, अब जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना वहां पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। और तीसरी टेक्निक हमारी होती है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ये जो इंक्वायरी वाला पोर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबाउ पॉइंट्स, दैट मीन्स ये 3 पॉइंट्स का अब हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दो, इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि ये मिस हो गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पॉइंट नंबर ए का एक्सप्लेनेशन क्या होगा वहां पे, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। Much of the information obtained by the auditor's inquiries is obtained from management and those responsible for financial reporting। यानी एक ऑडिटर को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो एक ऑडिटर को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजमेंट और ऐसे व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, बेसिकली पूरा का पूरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट। यही से आपको मेजरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों से उनका मैटर नहीं होता है। एचआर हायरिंग प्रोसेस से उनका रिलेशन होगा, वो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। प्रोडक्शन वाला जो डिपार्टमेंट आपका होगा वो प्रोडक्शन करेगा, उसको टेक्निकल चीज़ें पता होगी कि प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है, कैसे असेंबल करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होगी। बाकी जो सर्विस, जो आपका एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, तो वो अपने अपने काम में माहिर होंगे। लेकिन जो एक ओवरऑल फाइनेंशियल सिनेरियो है वो आपको आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा। तो ऑडिटर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो आपको इंक्वायरी के थ्रू मिल सकती है मैनेजमेंट या पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहां पर सबसे पहले आपको इंक्वायरी अगर करनी है तो सोर्स पता चल गया कि कहां पे जाके इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट, क्योंकि उनका तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। However, the auditor may also obtain information or a different perspective in identifying risk of material misstatement through inquiries of others within the entity and other employees with different levels of authority। तो एज एन ऑडिटर हमें सबसे मेन यानी कोर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट के तरफ से, और ऐसे व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन अगर ऑडिटर को लगे कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ या अदर एम्प्लॉयज के साथ भी बात करके उन्हें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल सकती है रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो ऑडिटर वो भी कंडक्ट करा सकता है। फिर इंक्वायरीज डायरेक्टेड, अब यहाँ पे जो है ना आपके एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, हाउएवर the auditor may also obtain information or a different perspective in identifying risk of material misstatement through inquiries of others within the entity and other employees with different levels of authority। तो ये others within the entity and other employees with different level of authority, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड इंटरनल ऑडिट पर्सोनल, यानी जो इंटरनल ऑडिट होता है, कोई बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कराती है और इंटरनल ऑडिट भी कराती है। तो इंटरनल ऑडिट पर्सोनल जो होते हैं उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हो। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इंटरनल ऑडिट पर्सोनल may provide information about internal audit procedures performed during the year relating to the design and effectiveness of the entity's internal control and whether management has satisfactorily responded to findings from those procedures। internal audit में भी throughout the year continually audit होते रहता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, इंटरनल कंट्रोल्स का, ताकि
मैनेजमेंट को ये फीडबैक मिलता रहे कि उन्होंने जो इंटरनल कंट्रोल्स, जो सिस्टम्स, जो चेक्स लगाए हुए हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंटरनल ऑडिट के माध्यम से पता चलते रहती है। तो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज अ ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इंटरनल ऑडिट की जो टीम है उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि आप अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सके। पॉइंट नंबर 2, इंक्वायरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेसेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रेडिशनल यानी रेगुलर ट्रांजैक्शन जो आपके नॉर्मल सेल, परचेस, असेट, लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है या अगर होती भी है ज्यादा तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होती है। तो एज एन ऑडिटर जब भी आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं या कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली एज एन ऑडिटर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे एम्प्लॉय से आप बात कर सकते हो जो इन ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। यानी जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेशन में हमें क्या पता चला था, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यानी एंटिटी के बारे में जानकारी, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी और उसका ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के समय में आपको एंटिटी, उसके इंटरनल कंट्रोल्स, उसके इंडस्ट्री का ओवरऑल एनवायरनमेंट, इसके बारे में जानकारी मिली। इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद आपको पता चलता है अगर कि उस पर्टिकुलर एंटिटी के कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, तब एज एन ऑडिटर आप एक काम कर सकते हो कि आप उन एम्प्लॉयज से कांटेक्ट करो जो इस कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, और उनसे समझने की कोशिश करो कि इन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। Inquiries of employees involved in initiating, processing, or recording complex or unusual transactions may help the auditor to evaluate the appropriateness of the selection and application of certain accounting policies. अब ये जो complex या unusual transactions है, इनका initiate करना, इनको process करना और इनको record करना, इन तीन चीजों के बारे में जब आप जानकारी पाओगे तो अल्टीमेटली आप एक असेसमेंट लगा सकते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरीके से इस एंटिटी में हैंडल की जाती है रिलेटिंग टू कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। फिर आप देखोगे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ वो मैच होती है या नहीं होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसको आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी चेक करोगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी चेक करोगे कि, और जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उन सब के साथ आप इस अकाउंटिंग पॉलिसी का कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे कि एंटिटी ने कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया है वो आपके इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ मैच करती है या नहीं करती है। अगर मैच नहीं करती है तो फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आपको ये जान लेना पड़ेगा कि उन्होंने डाइवर्ट किया, उस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डिपार्चर क्यों हुआ है। अगर मैच होती है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारे इसमें क्या आता है रिस्क इंक्वायरी में, तीसरी इंक्वायरी आप कहां पे कर सकते हो। तो मित्रों तीसरी इंक्वायरी आप कर सकते हो इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इन हाउस लीगल काउंसिल। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बहुत सारे बिजनेसेस है, तो जनरली क्या होता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या कोई छोटे मोटे केसेस उन कंपनीज के ऊपर होते रहते हैं या कंपनी किसी के ऊपर केसेस फाइल करती है। तो ये जो लीगल केसेस होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। दैट मीन्स कंपनी ने अगर किसी और के ऊपर केस किया है तो कंपनी को पैसा मिल सकता है, या कंपनी के ऊपर किसी ने केस किया है तो कंपनी को सेटलमेंट देना पड़ सकता है। दैट मीन्स जो भी आपके लीगल केसेस है उसकी वजह से
इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो सकता है, तो ये भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो जितनी भी आपकी लीगल केसेस शुरू है उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है या नहीं दिया है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आप इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हो इन हाउस लीगल काउंसिल से। वहां पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इन हाउस लीगल काउंसिल may provide information about such matters as litigation, compliance with laws and regulations, knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity, warranties, post-sales obligation, arrangements such as joint ventures with business partners and the meaning of contract। तो लीगल काउंसिल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करती है, यानी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करती है। तो ऐसे ही मुद्दों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो बाय कंडक्टिंग इंक्वायरीज ऑफ इन हाउस लीगल काउंसिल। नेक्स्ट, एज एन ऑडिटर आप इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल may provide information about changes in the entity's marketing strategies, sales trends or contractual arrangements with its customers। तो सेल्स का जो डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, वहां पे जो आपके मार्केटिंग या सेल के खर्चे होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट क्या होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट वो जनरली डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट होता है। तो वहां से आपको 3-4 चीजें पता चल सकती है। क्या? कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का सेल का ट्रेंड क्या है। सेल का ट्रेंड जानने से आप कंपनी का रेवेन्यू का ट्रेंड भी जान सकते हो या उसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल सकती है। और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स विद इट्स कस्टमर्स, यानी गारंटी, वारंटी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट से मिल सकती है। फिर नेक्स्ट इज इंक्वायरीज डायरेक्टेड टू द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन और दोज परफॉर्मिंग सच रोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब ये चाहेगी कि उनके बिजनेस की जो रिस्क है वो कम से कम रहे ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो inquiries directed to the risk management function or those performing such roles may provide information about operational and regulatory risk that may affect the financial reporting। यानी अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। इन जनरल कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस या अनयूजुअल सिनेरियोस की वजह से ही बिजनेस में रिस्क होता है। अब रिस्क मैनेज बिजनेसेस एज अ बिजनेस आप एक ऐसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज चाहोगे या कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट आप क्रिएट करोगे जो आपके बिजनेस के रिस्क को कम से कम रखे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, अगर वहाँ के पर्सन से आप इंक्वायरी करते हो तो वहाँ पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि बिजनेस जो ऑपरेशंस है, बिजनेस ऑपरेशंस को क्या रिस्क है, या फिर जो रेगुलेटरी रिस्क होती है। दैट मीन्स बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस या बिजनेस के फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ सकता है। ये चीजें आपको रिस्क असेसमेंट रिस्क मैनेजमेंट वाला फंक्शन जो है वो आपको बता सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक रिलेवेंट एग्जांपल अगर दूं तो हम दो चीजें देख सकते हैं। पहला, डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब, और दूसरा जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तब। यानी क्या हो गया, पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम जो है, कस्टम्स को छोड़ के पूरे के पूरे टैक्सेस मर्ज हो गए और एक कॉम्प्रहेंसिव टैक्स बना जो कि बना जीएसटी रेजिम। तो ऐसे केसेस में जब कोई भी ट्रांजिशन फेस होता है, वेदर इन टैक्सेशन, वेदर इन ऑपरेशनल या रेगुलेटरी सेगमेंट, तो बिजनेसेस को इन जनरल थोड़े बहुत तकलीफें होती है। जो तकलीफ होती है बिजनेस में, बिजनेस को कंडक्ट करने में, उसी को कहा जाता है रिस्क। जो तकलीफ होती है, तो जनरली जहां पे भी रिस्क होता है वहां पे बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं। कॉस्ट बढ़ना मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन का कम होना। तो ऐसे केसेस में बहुत बार मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि प्रॉफिट उनका जो है वो बराबर दिखता रहे, उनके जो फाइनेंसेस लगे हुए हैं वो बराबर मिलते रहे और जो स्टेक होल्डर्स है उनको खुश रख सके। तो एज एन ऑडिटर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सिनेरियोज है कि जहां पर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। तो उनमें से ये होता है एक रिस्क मैनेजमेंट वाला फंक्शन, क्योंकि जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, जनरली कस्टमर्स यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा भी नहीं लगाते वीक ऑर्गेनाइजेशंस में, और
जो फाइनेंसर्स होते हैं वो भी वीक ऑर्गेनाइज, यानी जिनके एसेट्स कम है या जिनका काम बिगड़ा हुआ है, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो फाइनेंसर्स होते हैं वो भी पैसा देना बंद कर देते हैं। तो आपके जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। लास्ट वाला हमारा क्या होता है, कहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं हम लोग? इंक्वायरीज डायरेक्टेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर्सनल may provide information about system changes, system और control failures और other information system related risk। अब आज के समय में जो मॉडर्न बिजनेस सिनेरियो है वहाँ पे मैक्सिमम काम जितने भी बड़ी एमएनसीज है या जो स्मॉल या मीडियम साइज वाली जितनी भी कंपनीज है, छोटे मोटे जितने भी कारोबार है, वहाँ पे हर जगह पे आपको कंप्यूटर्स का या इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी का काम मिलने वाला है, यानी आईटी बेस्ड सिस्टम्स रहने वाली है। छोटा मोटा रेस्टोरेंट है तो उसका एक बिलिंग सिस्टम होगा, है ना, जो बिल जो उसके टेबल मेंटेन करता है और बिल जनरेट करता है। एक फार्मेसी है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर मिलेगा आपको। एक बड़ी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे तो सारा काम आईटी सिस्टम से ही होता है। तो एज एन ऑडिटर हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो सब डेटा जो है आईटी सिस्टम्स में स्टोर होता है, वहीं से हम रिट्रीव करते हैं और उसी सिस्टम्स में जाके वो अपडेट भी होता है। तो पूरा का पूरा जो डेटा है सेंट्रलाइज रहता है, वहीं पे उसको स्टोर किया जाता है, वहीं पे उसके अपडेशंस डिलीशंस जो भी है वो होते हैं। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसी वजह से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले पर्सोनल है उनका इंपॉर्टेंस भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाता है। यहाँ पे जब आप इंक्वायरी कंडक्ट करते हो तो आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो सिस्टम है, क्या सिस्टम में थ्रू आउट द ईयर कोई चेंजेस हुए हैं क्या रिलेटिंग, और उन चेंजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सिस्टम और कंट्रोल फेलियर्स, यानी कोई डेटा ओमिशन यानी रिकॉर्ड होने का रह गया है क्या, छूट गया है क्या, कुछ एरर्स जनरेट हुए हैं क्या, वेदर इंटेंशनली कोई उसमें कांड किया गया या गलती से कुछ गड़बड़ी हुई है, ये सारी चीजें। और अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड रिस्क। तो जहां पे भी हम रिस्क की बात करते हैं, ये रिस्क हमेशा आपको एक ही मुद्दा ध्यान में रहना चाहिए एज एन ऑडिटर। रिस्क माने हमारी भाषा में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो होता है जिस गलती की वजह से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो मुद्दों की वजह से हो सकता है। पहला, एरर की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, दूसरा फ्रॉड की वजह से। तो जहां पर भी हम रिस्क की बात करते हैं इन ऑडिट की भाषा, तो ऑडिट की भाषा में रिस्क मतलब हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो मित्रों, इस तरीके से जो हमारी इंक्वायरी वाली प्रोसीजर है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसीजर तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमने जितने भी ये सिनेरियोज डिस्कस किए ना, 1 2 3 4 5 6, अब ये एग्जाम्पल्स है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट। इसके अलावा भी एक ऑडिटर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या अलग अलग तरीके की इंक्वायरीज जनरेट करके डेटा गैदर कर सकता है। तो ये मोटा मोटी 6 चीजें हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की है। अब दूसरी प्रोसीजर्स हमारी क्या होती है, जो इंक्वायरी परफॉर्म करके हम लोग जो परफॉर्म करके हम लोग रिस्क असेसमेंट के लिए डेटा गैदर कर सकते हैं, तो वो होती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या है वो समझ लो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन ऑडिटिंग refer to the evaluation of financial information by studying plausible relationships among both फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। यानी फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा होता है। अब हमारा मेन पूरा का पूरा फोकस जो ऑडिटिंग का होता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है वो भी एक एंटिटी के ऊपर मेजर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। तो ऐसे केसेस में जो हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती है, तो हम फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा इन दोनों सेगमेंट्स के डेटा को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं और हम उन दोनों में अगर कोई कोरिलेशन है तो उस कोरिलेशन को जानने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2,
These procedures involve comparing actual results with expected outcomes based on trends, ratios or historical data to identify significant variances or unusual transactions. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम क्या परफॉर्म करते हैं? कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विथ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में अपने गोल सेट करती है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कहां तक पहुंचना है। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपना एक बजट बना लिया, यानी फोरकास्ट बना लिया। अब क्या करेंगे वो लोग, उस गोल को अचीव करने के लिए सारा प्लानिंग करेंगे, सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे और उन रिसोर्सेस को प्रॉपरली हर जगह पर एलोकेट करेंगे, ताकि जो डिजायर्ड आउटकम है, जो डिजायर्ड उनका गोल है, उस गोल को अचीव कर सके। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लानिंग वाला डेटा होता है, उस प्लानिंग वाले डेटा से हम एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। अब इसको एकदम सिंपल एनालॉजी में अगर समझने की कोशिश करें, तो कोई अगर स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम दे रहा है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों मिला के आपके जितने भी पेपर्स है, आप क्या करोगे, ग्रुप 1 पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ग्रुप 2 पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एंड ओवरऑल सीए इंटरमीडिएट लेवल पास करने के लिए आपकी क्या पोजीशन मार्क्स की होनी चाहिए। आप क्या करते हो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से वो डिसाइड करते हो, यानी सबसे तगड़े सब्जेक्ट आपके कौन से प्रिपेयर हुए वो आप देखते हो। ठीक है, अकाउंट्स आपका बढ़िया हुआ है, ऑडिट बढ़िया हुआ है, और थोड़ा सा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप बढ़िया कर लेते हो, और बाकी चीज़ों में आपको मेहनत करने पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है वहाँ पे आप अपने टारगेट्स ज़्यादा सेट करते हो, यानी 70, 80, 90 तक आप अपने टारगेट सेट करते हो। और जो वीक सब्जेक्ट्स है एटलीस्ट आप 60 यानी एग्जामिशन का प्लान करते हो, उससे ऊपर मिल गए तो बोनस, लेकिन मिनिमम 60 तो मिलना ही चाहिए। तो आपने क्या किया, अपना एक बजटेड परफॉर्मेंस आपने क्रिएट कर लिया। फिर अब जब एग्जाम दोगे, तो एग्जाम होने के बाद आप क्या करोगे, जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम है, आप क्या करोगे, एग्जाम होने के बाद जो एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करोगे कि मैंने जो गोल सेट किया था। फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग में अगर कोई स्टूडेंट 80 मार्क्स का टारगेट लेकर चल रहा है, तो पेपर के बाद वो क्या देखेगा कि 80 मार्क्स का मैंने टारगेट रखा था, पेपर होने के बाद वो 80 मार्क्स अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे। और जब एक्चुअल रिजल्ट लगेगा तब आपको पता चल ही जाएगा कि वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती है, इसमें कंपैरिजन होता है एक्चुअल डेटा का विथ बजटेड यानी फोरकास्टेड डेटा के साथ, बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, रेशोज और हिस्टोरिकल डेटा, यानी अलग अलग प्रकार का रेशो एनालिसिस हम करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, या डेटा एनालिसिस हम लोग करते हैं टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल डेटा में दो प्रकार की इरेगुलरिटीज हो सकती है। पहला सिग्निफिकेंट वेरिएंस, यानी 80 मार्क्स अगर आपने टारगेट सेट किया है और आपको बिल्कुल 35-40 मिले, तो बेसिकली जो आपने टारगेट सेट किया था उसका 50% ही अचीव कर पाए आप, तो ये सिग्निफिकेंट वेरिएंस हो गया एकदम। तो ऐसी गलती क्यों हुई, तो आप फिर उसका डीप एनालिसिस करोगे। तो जो भी सिग्निफिकेंट वेरिएंस है उसका एनालिसिस आप करोगे, और जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, उनका भी आप एनालिसिस करोगे। दे हेल्प ऑडिटर्स इन असेसिंग रिस्क, detecting potential misstatement and gathering audit evidence during various stages of audit process। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होती है ऑडिट प्रोसेस की, कौन सी, प्लानिंग, सब्सटेंटिव टेस्टिंग एंड फाइनल रिव्यू। तीन मेजर फेजेस में ऑडिट की प्रोसीजर्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली होती है प्लानिंग फेज, दूसरी होती है सब्सटेंटिव टेस्टिंग, और तीसरा होता है फाइनल रिव्यू ऑफ द एंटायर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी हमने काम किया उसका फाइनल रिव्यू। तो जब हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर हमें मदद करती है इन असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में क्या हमें पता चलता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिलाई ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट एंड नॉलेज ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस, इंडस्ट्री एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स to draw conclusions about reasonableness of financial statement assertions। तो ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यानी किस तरीके की एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए, कितने डिटेल में परफॉर्म करनी चाहिए, सारी चीजें डिपेंड करती है ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर। ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट किन फैक्टर्स की वजह से शेप अप होता है, तो ऑडिटर का जो प्रोफेशनल जजमेंट होता है वो शेप अप होता है ऑडिटर के नॉलेज के ऊपर,
उसने एंटिटी के ऑपरेशंस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन गेन की है, इंडस्ट्री के बारे में ऑडिटर को कितनी जानकारी है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को मिला के ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट शेप अप होता है, और इस जजमेंट को बेस बना के फिर ऑडिटर डिसाइड करता है कि किस तरीके की और एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करनी चाहिए ताकि जो रिस्क है हम उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मीनिंग 1, 2, 3, 4, इन 4 पॉइंट्स में हम लोगों ने समझ लिया। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, पर्पस एंड स्कोप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन रिस्क असेसमेंट, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स की रीच कहां तक है, कहां तक वो अप्लाई हम कर सकते हैं और उनका पर्पस क्या है, ये 2 मुद्दे हम लोग जानेंगे। तो यहां पर क्या कहता है ये, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स may identify aspects of entity of which the auditor was unaware and may assist in assessing the risk of material misstatement in order to provide a basis for designing and implementing responses to the assessed risk। तो ये जो analytical procedures है, जब आप इन analytical procedures को perform करते हो तो आपको यानी that means ये chances बढ़ जाते हैं कि आप कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स एंटिटी के बारे में आइडेंटिफाई करो जिनके बारे में ऑडिटर अनअवेयर था, यानी ऑडिटर साहब को उन मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ छुपे हुए मुद्दे, छुपी हुई बातें ऑडिटर साहब को पता चल जाए, जिसकी वजह से आपको रिस्क असेसमेंट में मदद मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स performed as risk assessment procedures may include both financial and non-financial information. For example, relationship between sales and square footage of selling space or volume of goods sold। तो यहाँ पर देखो, ये जो सेल वाला फिगर होता है ये हमारा हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में आपको मिलेगा, यानी पैसों की, यानी करेंसी की भाषा में मिलेगा। सेल कितना हुआ तो आप बताओगे 10 लाख हुआ, 1 करोड़ हुआ, 5 करोड़ हुआ, ऐसा आप बताओगे। तो ये जो मॉनेटरी टर्म्स वाला सेल है इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्क्वायर फुटेज ऑफ सेलिंग स्पेस, यानी 5 करोड़ का अगर आपको सेल जनरेट करना है तो अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है तो आप डिसाइड करोगे कि इस 10 बाय 10 के रूम से आपने 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो पर स्क्वायर फुटेज कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अब ये इंफॉर्मेशन उतनी वैल्यूएबल होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दिया है तो हम उसको समझ लेंगे। दूसरा बात, सेल के मॉनेटरी फिगर को आप कंपेयर कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, यानी क्वांटिटी, कितना आपने गुड सेल किया। फिर आप क्या करोगे कि पिछले साल का, अभी करंट ईयर का डेटा आपने सेल्स की जो है इन 2 मुद्दों के साथ आपने कंपैरिजन किया, फिर आप क्या करोगे ईयर ऑन ईयर ये कंपैरिजन आप करते चलोगे, तो हो सकता है कुछ आपको ट्रेंड्स या पैटर्न्स दिखे जिसमें बहुत ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंट वेरिएंस है तो आप जानकारी लेने की कोशिश करोगे कि भाई फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, क्या कारण था, क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगी। फिर पॉइंट, बेसिकली पर्पस एंड स्कोप क्या होता है। स्कोप यानी आपको ये पता चल गया कि जितने भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा जो होता है उसको आप कंपेयर करके ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, या कोई छुपी हुई बातें जो एक ऑडिटर के लिए काम में आ सकती है टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए आप लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हो, और वही उसका पर्पस होता है, टू आइडेंटिफाई द रिस्क, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या पता चलता है, रोल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस एंड रिस्क, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके हम अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड उससे रिलेटेड, उससे जनरेट होने वाली जो रिस्क है उसको भी आइडेंटिफाई एंड असेस कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स may help identify the existence of unusual transactions or events and amounts, ratios and trends that might indicate matters that have audit implications। यानी ऑडिटर साहब को हमेशा जो रिस्क का असेसमेंट करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है, वो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू अगर उसे दिखता है तो उसका ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या है,
क्या डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या ऑडिट प्लान में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, या जो हमारे जो टीम मेंबर्स है उन टीम मेंबर्स में अगर आपने असिस्टेंट को भेजा है तो क्या असिस्टेंट की जगह पर सीनियर मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी या किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स मे हेल्प आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। अब ये जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं, हो सकता है कि ये हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, हमारे डोमेन के बाहर के हो, यानी जो हमारा नॉलेज बेस है उसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग इशू के बारे में जानकारी है या किसी मशीनरी के बारे में जानकारी है या किसी बिल्डिंग के बारे में जानकारी है, तो कंस्ट्रक्शन का नॉलेज तो हमें नहीं है, जो एक्चुअल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं मशीन के उनके बारे में तो नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं होता है। तो हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हो जिसकी वजह से हमारे ऑडिट इंप्लीकेशंस निर्माण हो सकते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद आपको उन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद हो सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स that are identified may assist the auditor in identifying risk of material misstatement, especially risk of material misstatement due to fraud। तो ऑब्वियसली जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे और कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन अगर आपको दिखता है, वो किसी भी डोमेन में रहे, तो उसकी वजह से हमेशा आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसको डिटेक्ट करने में आपकी मदद होने वाली है। फिर पॉइंट नंबर 4, लिमिटेशंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स व्हेन यूजिंग हाई लेवल डेटा। अब यहां पे देखो, हमारी जो ऊपर वाली प्रोसीजर्स थी, बेसिकली यहां पे हमने लिमिटेशन पढ़ा था ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बाय देमसेल्व्स हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी ये जो 3 प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाला लिमिटेशन जो है, ये लिमिटेशन इन तीनों को अप्लाई करता है। तो ये चीज आप ध्यान में बिल्कुल रखना है आपको पढ़ाई करते वक्त। अब स्पेसिफिकली जो लिमिटेशंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स है व्हेन यूजिंग हाई लेवल डेटा, अब ये जो लिमिटेशंस है ये स्पेसिफिक टू हाई लेवल डेटा से रिलेटेड है, ये ओवरऑल सारे प्रोसीजर्स को एप्लीकेबल नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेना। However, when such analytical procedures use data aggregated at high level, which may be the situation with analytical procedures performed as risk assessment procedures, the results of those analytical procedures only provide a broad initial indication about whether a material misstatement may exist। तो जब भी आप analytical procedures का यूज करोगे with डेटा एग्रीगेटेड एट हाई लेवल, तो चांसेस क्या बनते हैं? चांसेस बनते हैं कि जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको केवल ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन दे सकते हैं, यानी ओवरऑल एक सिनेरियो बता सकते हैं, वो स्पेसिफिकली ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो आपको बस इंडिकेशन दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिस्की एरिया है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान आप देना। आपको पुश कर सकते हैं, आपको गारंटी के साथ नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे यस, कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आपको पहला लिमिटेशन ध्यान में रखना है। दूसरा, अकॉर्डिंगली इन सच केसेस कंसिडरेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन that has been gathered when identifying the risk of material misstatement together with the results of such analytical procedures may assist the auditor in understanding and evaluating the results of analytical procedures। accordingly in such cases, यानी यहाँ पर हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया है, accordingly in such cases जहाँ पर हम हाई लेवल डेटा यूज कर रहे हैं, consideration of other information that has been gathered when identifying risk of material misstatement together with the results of such analytical procedures may assist the auditor in understanding and evaluating the results of analytical procedures। तो यहाँ पर आपको एक ब्रॉड इंडिकेशन मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में क्या कहते हैं वो लोग कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद, हाई लेवल डेटा यूज करने के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से आपको एक ब्रॉड इनिशियल
इंडिकेशन मिल रहा है, आपको फुल प्रूफ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ जो आपने अदर इंफॉर्मेशन गैदर की है, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अलावा जो भी प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म की है, वहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जब आप इन दोनों एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाली इंफॉर्मेशन को और अदर इंफॉर्मेशन को एक साथ मिला के जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे, तब आपको जो ये इनिशियल ब्रॉड इंडिकेशन दे रहा है उसमें क्लैरिटी आएगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान से समझ लेना है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन से, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है ना, उनको डिटेल में एक्सप्लेन हमने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके उस एनालिटिकल प्रोसीजर्स के नाम मेंशन कर दिए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आपका होता है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो ये 3 मेजर चीजें मैंने आपको बताई है। तो ट्रेंड एनालिसिस आप कर सकते हो, रेशियो एनालिसिस आप कर सकते हो एंड वेरिएंस एनालिसिस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पोर्शन जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, पर्पस एंड स्कोप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रोल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड रिस्क, ये चीजें पढ़ी। फिर प्रोसीजर के बारे में जब हमें जानकारी मिली, तो उस प्रोसीजर के बारे में जानकारी मिलने के बाद हमें उसकी कुछ कमियां भी दिखी। कमियां क्या दिखी? तो जब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं यूजिंग हाई लेवल डेटा, तो हमें इन जनरल एक ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन मिलता है, क्लैरिटी यानी फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर से गैदर किया हुआ डेटा और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो ऑडिट एविडेंस यानी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस एंड स्टडी जब हम करते हैं, तब हमें क्लैरिटी मिलती है कि वेदर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये लिमिटेशन भी हमें पता चल गया। उसके बाद में और थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए हमने क्या किया, जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है उसमें कौन से तरीके की मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस एक हो गया, रेशियो एनालिसिस एक हो गया और वेरिएंस एनालिसिस आपका एक हो गया। तो मित्रों, इस तरीके से हमने 2 प्रकार की प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी कर ली। पहला था इंक्वायरी, दूसरा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे तीसरी प्रोसीजर जो है रिस्क असेसमेंट वाली, वो होती है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में एक ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है, किस तरीके का उसका कंडक्ट होता है। Observation and inspection may support inquiries of management and others and may also provide information about the entity and its environment. Examples of such audit procedures may include observation or inspection of the following. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक ऑडिटर जब ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है या परफॉर्म करता है, तो इट मे सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स। यानी ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन जब आप करोगे, तो उसके बाद जब आप मैनेजमेंट या अदर एम्प्लॉयज की इंक्वायरी करोगे, तो यहां से गेन किया हुआ नॉलेज आपको फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज के इंक्वायरी कंडक्ट करने में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन से आप नॉलेज गैदर कर सकते हो रिगार्डिंग एंटिटी एंड इट्स ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब यानी पूरा का पूरा अपना धीरे धीरे आप एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि ऑडिट में कौन सी प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करना है, कितने डिटेल में कौन से सेगमेंट में काम करना है। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन के, वो क्या होते हैं? तो आपका देखोगे कि एंटिटी में ऑपरेशन किस तरीके से यानी ट्रांजैक्शंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। अब ट्रांजैक्शन मतलब क्या? तो जब पहले तो आप देखोगे कि आपकी जो एंटिटी है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है, सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो आप डिसाइड करोगे कौन से वर्टिकल में आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई होती है। फिर आप देखोगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है या यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आप डिसाइड करोगे उसके इंडस्ट्री वर्टिकल्स यानी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप क्या करोगे कि एंटिटी के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी बेसिकली डेली ऑपरेशंस किस तरीके से फंक्शन किए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के नीचे सीईओ लेवल होगा, सीईओ,
CTO, कॉस्टिंग ऑफिसर, उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, पेरोल डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद में आपका एडवर्टीजमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, कस्टमर केयर होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। IT डिपार्टमेंट एक होगा जो ओवरऑल IT सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंटरनली। फिर उसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी यानी मार्केट के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, बिजनेस टू बिजनेस वाली आपके ट्रांजैक्शन है, या बिजनेस टू कस्टमर आपके ट्रांजैक्शन है, या बिजनेस टू गवर्नमेंट एंटिटी आपके ट्रांजैक्शन है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि उधारी में कितना यानी क्रेडिट में कितना माल बेचा जाता है, एडवांस में कितना पेमेंट आता है, कैश बेसिस पे कितना पेमेंट आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एसेट्स किस तरीके के यूज़ होते हैं, किस तरीके की लाइबिलिटीज़ होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और इक्विटी कैपिटल का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन की मदद से आप एंटिटी के ओवरऑल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, जो ओवरऑल ऑपरेशंस है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 2 यानी एग्जांपल नंबर 2 क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज, रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, यानी जो SOPs होती है, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इंटरनली कोई डॉक्यूमेंटेड SOP है क्या कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, कौन से ऑफिसर के पास किस लेवल का ऑथोराइजेशन है, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व और इंस्पेक्ट करने के बाद पता चलेगी। तीसरा, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट सच एज quarterly management reports and interim financial statements and those charged with governance such as minutes of board of directors meetings। तो ये दोनों पॉइंट आप एक साथ पढ़ सकते हो ना, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट करने के बाद भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। उस जानकारी का यूज करके आप अपने रिस्क असेसमेंट वाले एस्पेक्ट को ट्यून अप कर सकते हो, यानी इस जानकारी को यूज करो और डिसाइड करो कि फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड जो असर्शन लेवल है वहां पे रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है या नहीं है। फिर ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द एंटिटीज प्रीमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो बहुत सारे फैक्ट्री लॉज, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो फाइन, पेनल्टी या फिर और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ऐसे करके आप ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन को परफॉर्म करके इन सेगमेंट्स में रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। तो मित्रों, ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 10 जो है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो एक बार मैं आपको इंडेक्स में लेके चलता हूं ताकि हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होती क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है उसका पर्पस क्या है, वो परफॉर्म क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। उसके बाद में हमें पता चला कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन को हमें ध्यान में रख के ऑडिट का काम हमेशा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में हमें पता चला कि 2 प्रकार की रिस्क होती है, रिस्क ड्यू टू एरर एंड यानी मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर या मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। पॉइंट नंबर 5 में हमें पता चला कि 3 प्रकार के प्रोसीजर्स हम फॉलो कर सकते हैं अंडर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। पहला, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। दूसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस। और तीसरा, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो एंटिटी के ओवरऑल ऑपरेशंस के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हम ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन से इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो हमारा बेस बनेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स या रिस्क असेसमेंट के जजमेंट के लिए। तो मित्रों, इस तरीके से ये टॉपिक आपका होता है कंप्लीट रिस्क असेसमेंट वाला।
आई होप कि आपको ये जो रिस्क असेसमेंट वाला टॉपिक है ये डिटेल में मैं समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए या फिर थोड़ा पॉज करके जो स्क्रीन पे आपको नोट्स दिखती है उसको पढ़िए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स बचता है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके आपका डाउट पूछ सकते हो। लेकिन डाउट पूछने से पहले थोड़ी सी कोशिश करना कि मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी सी भी अगर हमें समझ में नहीं आए तो हम फटाक से कमेंट कर देते, तो ऐसा मत करना। पहले खुद के लेवल पे कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन आई एम देयर, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो मैं कमेंट्स को जितना पॉसिबल हो सके उतना पढ़ता हूं, उनको रिप्लाई भी मैं करता हूं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई में मैं आपको आइदर छोटा सा रिप्लाई रहा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करूंगा, और अदरवाइज थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहा तो आपके लिए यूट्यूब के ऊपर उस पर्टिकुलर डाउट को सॉल्व करने वाला एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मित्रों यहां पर हम लोग इस वीडियो को अभी रोकेंगे। अब एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचता है इस ऑडिट रिस्क वाले टॉपिक में, और वो टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 11, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। तो यहां पे जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़ा, इस पूरी की पूरी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्या वो इंफॉर्मेशन हम ऑडिट एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में ये वाला पोर्शन आपको जानकारी देगा। छोटा सा पोर्शन है लेकिन इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, अगले वीडियो में सेपरेटली उसको कवर कर लूंगा। तो यहां पर हमारा ये वीडियो होता है खत्म। आपको ड्रिल पता है, चैनल को ढूंढिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। एंड वीडियोस को लाइक जरूर करिए और अपने सीए इंटरमीडिएट वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।